अगले पैनल को मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर गौरव तिवारी, प्रो चांसलर हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। जोरदार तालियों से स्वागत इनका। मिस्टर चंद्रभान लाल चंदानी, कालिदास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं ये। और साथ ही मिस्टर संजय कुमार, एजीएम हैं पीआर एंड सीएचपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जोरदार तालियों से स्वागत है सर आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता के सरोकार के लिए काम करता है, और जब स्वास्थ्य की बात होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले आगे आते हैं, क्योंकि आपकी चिंता हमें भी है। और ये खास पैनल हमें बता रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, किस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकती हैं और क्या कुछ नया किया जा सकता है। तो चलिए हम अपने अगले पैनल की शुरुआत करेंगे, और मैं चाहूँगी एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टीम के लिए भी, क्योंकि लगातार हम आपके वो विषय उठाते हैं जिनसे आपका सरोकार है। आसिफ, ओवर टू यू। धन्यवाद रसिका, और प्लीज़ आप भी ज्वाइन कीजिए। एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे इस पैनल का। और ये पैनल बड़ा ख़ास है। अभी तक हमने आपको डॉक्टर्स से मिलाया, आपकी हमने सेहत के बारे में बताया, लेकिन आपकी आर्थिक सेहत पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डॉक्टरी के अलावा मानसरोवर ग्रुप से भी हमारे साथ हैं गौरव तिवारी जी, उनसे बात करेंगे। और निवेश, बैंकिंग, समाज, उस पर बात करेंगे। और एक तजुर्बा, एक्सपीरियंस हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनकी नज़र से ज़रा जानते हैं। पहला सवाल सर मैं आप ही से शुरू कर रहा हूँ। और चंद्रभान सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, मध्य प्रदेश के विकास को इतने सालों में आप कैसे देखते हैं, और अभी आपको और क्या क्या चाहिए भोपाल में, मध्य प्रदेश में, एक भोपाली, एक मध्य प्रदेश के वासी होने के नाते? मध्य प्रदेश में स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। अभी तक मध्य प्रदेश इतना ऊपर नहीं उठा है। पूरे मध्य प्रदेश में एक इंदौर ही था जो ज़्यादा उठ रहा था, बाकी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर अभी नहीं थे। तो अभी भोपाल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। मेन चीज़ होती है परमिशंस। अभी जो परमिशंस हैं जो एक कॉलोनी के लिए या डेवलपमेंट के लिए लगती हैं, वो इमीडिएटली हो जाए तो प्रोजेक्ट की कास्ट कम हो जाती है। कम से कम 2-3 साल परमिशन में लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, अप टू रेरा। तो एक चीज़ यही अगर ठीक हो जाए तो कास्ट कम होगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तो खैर टेक्निकल चीज़ें हैं, अभी वहाँ नहीं। बाकी स्कोप बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। और हमारा तो ये है कि ये बिल्डर लाइन जो है एक्चुअल में हमने 7-8 साल पहले से ही चालू की है। उससे पहले हमारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते थे खलदास कंस्ट्रक्शन से, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही ज़्यादा काम किया था। नॉर्मली हम भोपाल से बाहर नहीं जाते थे, यहीं करते थे। ये हमारा है। गौरव जी, मेरा आपसे सवाल है, मानसरोवर ग्रुप, जैसा हमारा नाम भी है इस कार्यक्रम का, आरोग्यम, तो आरोग्यता को लेकर मानसरोवर ग्रुप बहुत सारे काम करता रहा है और कर रहा है। तो आरोग्यम के, आरोग्यता के क्या मायने हैं, और आप उस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं? आपकी संस्था, ये मानसरोवर ग्रुप कैसे काम कर रहा है? देखिए, प्राइमरीली हमने जब शुरुआत करी थी तो एक शिक्षण संस्थान से करी थी, पर उसके बाद हमारा फोकस जो है वो हेल्थ एजुकेशन की तरफ ज़्यादा होता रहा। 2004 में हमने नर्सिंग कॉलेज से शुरुआत करी, और उसके बाद डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और विभिन्न दूसरे संस्थान, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, फार्मेसी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मानसरोवर ग्रुप में हम फोकस्ड हैं मेडिकल ओरिएंटेड एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। और क्योंकि हमने आयुर्वेदा में एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, तो आरोग्यता में अभी जब कोरोना काल था तब हम लोग काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर पाए जिससे समाज में
एक अच्छा इफेक्ट हो, जैसे हम लोगों ने काढ़े गौरव जी, वितरित एक तो कराए। मानसरोवर बहुत ऊंचा है, थोड़ी सी आवाज़ आप ऊंची कर लेंगे तो दूर दूर तक पहुंचेगी, वो पहुंच नहीं पा रही आवाज़। जी सर। जैसे हम लोगों ने काढ़े वगैरह उस समय वितरित कराए, तो करीब 1.5 लाख लोगों को भोपाल शहर में काढ़े वितरित कराए, और लोगों को इन जनरल एजुकेट भी किया कि किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि हम सबकी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम बीमारी तक ना पहुँचे, उसके पहले ही हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए। तो उस दिशा में मानसरोवर समूह का जो हमारा आयुर्वेद संकाय है वो काफ़ी काम कर रहा है। इसके अलावा हम मेडिकल आपका हेल्थ इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं लगातार तैयार कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक अच्छी क्वालिटी का रिसोर्स हम दे पाएँ। संजय सर, एक सवाल है आपसे। सर, जितने यहाँ बैठे हुए सब यूथ हैं, भी युवा हैं, इन्होंने फ़ोन बैंकिंग सुनी होगी, नेट बैंकिंग सुनी होगी, लेकिन सामाजिक बैंकिंग भी होती है। तो ये सामाजिक बैंकिंग की दिशा में आप क्या कर रहे हैं अभी? भोपाल मंडल द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है और उसका लाभ कैसे मिल रहा है सर? पहले तो वो सभी को धन्यवाद। एक्चुअली सामाजिक सेवा बैंकिंग स्टैच्यूरी है कि किसी भी बैंक को 1% अपने टोटल प्रॉफिट का देना पड़ता है। कंपनी के लिए 2% है, आरबीआई ने 1% किया है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना इन्वेस्ट करना है, इम्पॉर्टेंट है कि हाउ यू आर इन्वेस्टिंग द मनी सो दैट इट इज़ बेनिफिटिंग द होल सोसाइटी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने कलियासोत डैम में सफाई का जिम्मा लिया, 1.25 किलोमीटर में 250 पहली बार केजी पॉलीथीन निकला। हमने जब मैंने बात की जब सोलर की, तो अगर मैंने वीकम गांव में एक सोलर बस दिया है जो सारी एक्टिविटी उसकी सोलर होती है एक्सेप्ट गाड़ी चलने की, और पूरे देश में प्रचार करिए, तो भोपाल से मैं पूरे देश में डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी के थ्रू करवा रहा हूँ। बैतूल में 28 घर है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये कल्पना के बाहर होगी। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सारी सुविधाएँ देख रहे हैं यहाँ बैठ के, तो हमारी कल्पना नहीं होगी कि किसी जगह किसी गाँव में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। 28 घरों में इलेक्ट्रिसिटी सोलर माध्यम से दे रहे हैं और उनके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए, अगर आप बात कीजिएगा, जैसे कि इंदौर में हमने अभी बस दिया, जो आप लोगों ने सुना होगा गीता, जिसको रेस्क्यू किया है जो संस्था आनंद सोसाइटी ने, उसको एक बस दिया जिसके चलते मुख बधिर बच्चों के जीवन में कल्याण ला रहे हैं। अगर सतसाई लिए, चूंकि हॉस्पिटल आरोग्य की बात हो रही है, तो सतसाई हॉस्पिटल रायपुर में है, वहाँ पे हमने एक बस दिया जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बनाया गया कि उसको लाएगी, गांव-गांव से लाएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो बेसिकली सामाजिक सेवा बैंकिंग क्या है कि जोड़ने, हर वर्ग को स्पंदित करने की कोशिश है। अगर बैंकिंग भी लीजिए, आपकी बात को हम उसी को रूप में लेते हैं कि बैंकिंग क्या है, हर वर्ग को छूने की कोशिश है उसकी ज़रूरत के मुताबिक। सामाजिक सेवा भी हर वर्ग को छूने की कोशिश है। हमने केवल इतना किया है कि उन सारी चीज़ों को छूने की कोशिश की है जहाँ लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे लिए इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वाई छोटी छोटी चीज़ें की गई है। आपको लगेगा कि जैसे थैला बांटा गया है लोगों को पॉलीथीन बंद करने के लिए, बाज़ार में बहुत मुश्किल होता है। मेरा अपना अनुभव है कि लोग इस तरह लूटने लगते हैं, तो मेरा मानना है कि ये मुश्किल काम होता है। लेकिन क्या है कि जब आप जुड़ते हो, और हम मानते हैं कि कोई आदमी हार ना माने, एक शिद्दत के साथ जुड़े, तो कोई भी काम हो सकता है। तो सामाजिक सेवा बैंकिंग हर वर्ग को छूने की कोशिश कर रहा है। तो गौरव जी, मेरा सवाल आपसे है, आप एक यूथ आइकॉन हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, और लोग आपको जानते हैं कि आप लगातार कोरोना काल में भी एक्टिव रहे, लोगों के लिए काम करते नजर आए। तो आपकी संघर्ष भरी कहानी क्या रही? यूथ तो हूँ, आइकॉन का पता नहीं पर ये ज़रूर है कि आप इस मंच पर है सर क्योंकि आप आइकन। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो प्रयास हमेशा यही रहा कि जो अपना बेस्ट और 100% दे सकें वो करें, और अकाउंटेबिलिटी एक शब्द है जिसको पकड़ के रखा। कोशिश करी कि अगर कोई जिम्मेदारी मिल रही है तो जिम्मेदार बन के उस जिम्मेदारी को निभाएं। और संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष ज़रूर होगा। तो मेरे संघर्ष कोई अलग नहीं थे, पर यह है कि एक बहुत बड़ा जो श्रेय है वो प्रभु इच्छा को जाता है, और जब ऊपर वाला चाहता है तो आप करते जाते हैं और वो कराते जाते हैं। थैंक यू सो मच। लगातार आप इस विषय पे काम करते आए, कोरोना काल के टाइम पे भी आपका ग्रुप बहुत एक्टिव रहा। मुझे एक चीज़ और जाननी है कि क्या आपकी पूरी टीम रही, आपने कैसे सोचा कि हम मानसरोवर ग्रुप बनाते हैं? विचार तो मेरे पिता का था,
2000 में जब मानसरोवर समूह चालू हुआ था तब एक स्कूल से चालू किया था। उस दौरान मुझे ध्यान है कि करीब 60 बच्चे होते थे, 7-8 टीचर्स होते थे। आज और कभी ये सोचा नहीं था कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का समूह बनाना है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो ग्रुप हैं आज उन्होंने कभी सोचा होगा कि एक समूह बनाना है। प्रायोरिटी ये थी कि हम जिस इंस्टीट्यूशन को बना रहे हैं उसको अच्छे से चलाएं। वो अलग बात है कि फिर जब समाज से रिक्वायरमेंट आने लगी कि नहीं यहाँ पे नर्सिस की कमी है तो नर्सिंग कॉलेज को भी खोलना चाहिए, या डेंटिस्ट की कमी है, डेंटल कॉलेजेस भी आने चाहिए, या जब वेलनेस की बात होने लगी तो लगा कि आयुर्वेद एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम वेलनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से समय के साथ लगा कि समाज में इस चीज़ की, इस तरह के लोगों की ज़रूरत है, तो उस संकाय का महाविद्यालय हम लोग खोलते चले गए। चंद्रभान सर, जब मैंने तजुर्बे की बात की तो फिर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि चीज़ें तो बदली हैं, बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जिस गति से चीज़ें जा रही हैं, क्या उस गति को, उस रफ्तार को आप पर्याप्त मानते हैं? क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, उसके लिए फैसिलिटीज़ भी हमें ज़्यादा चाहिए होंगी, और आपका ग्रुप उस दिशा में कैसे काम कर रहा है सर? आपकी बात पूरी सुन नहीं पाया सर। जनसंख्या बढ़ी है तो हमें रिसोर्सेज भी बढ़ा, सही नहीं आ रही है आवाज़ अब आ रही सर? जनसंख्या बढ़ी है सर तो रिसोर्सेज भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे सभी की नीड्स पूरी करने के लिए। तो मेरा सवाल आपसे सीधा यही है कि आपका ग्रुप भी उस दिशा में कैसे काम कर रहा है, और जिस रफ्तार से एमपी का विकास हुआ है, क्या इस रफ्तार को आप पर्याप्त मानते हैं, सफिशिएंट मानते हैं? जहाँ तक रफ्तार की बात है, रफ्तार की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल सर। तो क्या है, बिल्डरशिप में रफ्तार शुरू में स्लो रहती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। और अगर आपने, जैसे अभी आपने गजेंद्र भाई से पूछा था कि इन्वेस्टमेंट कोई कर ले और एक्चुअल यूज़र हो, अगर इन्वेस्टमेंट कोई कर ले तो उससे ख़राब रफ्तार हो जाती है। एक्चुअल यूज़र आ गया तो रफ्तार धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हम इसमें बोलते हैं, तो उससे बहुत बढ़िया रहता है। इन्वेस्टमेंट ऐसी चाहिए जैसे 1-2 ले लिए और उन्होंने बाद में बेचा, जब रेट बढ़ गए तो वो उसको प्रॉफिट हो, वो एक अलग चीज़ है। जो मीडियम क्लास चाहता है कि आज मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, तो आज उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करके रखता है। 5 साल 10 साल बाद फिर इसको बेचेगा और दूसरी जगह लेगा, इस तरीके से चलता है। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो चल रहा है जी, तो वो बहुत बढ़िया चल रहा है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मेरे हिसाब से दूसरे प्रदेशों से काफ़ी आगे निकलेगा। एमपी वाले ताली बजाइए अपने लिए। बाकी में वर्टिकल गया है, अभी तक भोपाल और इधर वर्टिकल ज़्यादा नहीं गया है। आप देखेंगे तो भीड़ भाड़ भी कम रहती है, और नई कॉलोनियाँ जब आती हैं तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ता है। जैसी जैसी जो कॉलोनी बना है, ये जो एक अवैध कॉलोनियाँ आजकल आ गई हैं, तो उस वजह से थोड़ा कहूँगा कि माइनस। अगर आपका इशारा हाई राइज की तरफ है सर, तो हम नोएडा से आए हैं और वहाँ पैटर्न कल्चर ही इसका है। और जैसे कहते हैं ना कहावत में कि यार क्यों मेरे सिर पे चढ़े हो, तो वहाँ हर कोई एक दूसरे के सिर पे चढ़ा हुआ है सर, वो इतने ही मारते हैं। खैर वहाँ तो अभी अगर हॉरिजॉन्टल विकास है तो बढ़िया है, बाकी भविष्य की नीड तो है ही हाई राइज का, उस पर मैं बात करूँगा मैं आपसे। संजय सर, आपसे एक सवाल है। CSR एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की। कई कंपनीज सिर्फ इसलिए CSR करती हैं या फिर इसलिए केवल सामाजिक काम करती हैं क्योंकि वो एक लायबिलिटी है, उनको करना है और वो उनको एक कहा गया है। लेकिन जैसा हमने आपके काम देखे, आपने अपने कामों के बारे में बताया, तो CSR से अलग भी क्या एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, या एक बार जब CSR हो जाता है तो फिर सोचते हैं कि हाँ आप देखते हैं कुछ और भी कर सकते हैं क्या? हाँ, ये क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमको करना पड़ता है। जैसे कि मैं जिस तरह से हम भोपाल मंडल की बात करेंगे, जैसे मैं नित्य सेवा सदन में गया तो वहाँ मैं बस दे सकता था, बस ख़त्म हो गया, यहाँ आपकी एक्टिविटी हो गई, आप जाकर मैंने बच्चों को पढ़ाया,
और मैं, गौरव जी मुझे जानते हैं, गौरव जी ने मुझे पुरस्कार भी दिया है साहित्य का। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कमिटमेंट होगा, और ये किसी काम के लिए, ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं है, कमिटमेंट होगा तो आपका इंगेजमेंट लॉन्ग टर्म रिलेशंस होगा। आपने अगर, सारे लोगों ने यहाँ बैठा होगा कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक का देखा होगा, सफाई का कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर का होता है, 1 दिन चलता है, उसके बाद कभी रिपीट नहीं होता। हमने 4 महीने चलाया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अभी फिर 1 महीने के लिए अडॉप्ट किया है। और उसका इम्पैक्ट पेपर में, न्यूज़ दे के भी छपता है, सारे पेपर वाले जानते होंगे, लेकिन लोगों ने न्यूज़ पढ़ा, उसको इरमा ने स्टडी रिपोर्ट में लाया, और इरमा के स्टडी रिपोर्ट को इंडिया में, फ्लेम इंडिया में 2nd प्राइज़ मिला। इसका मतलब है कि जब आप शिद्दत से काम करते हैं तो रिजल्ट आएगा। और लॉन्ग टर्म बहुत बार है। हम लोगों ने एक रूल बनाया है कि 3 इयर्स के बाद फिर इंगेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्लांटेशन लीजिए, प्लांटेशन मेरा एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। यद्यपि मैं अभी तक भोपाल में केवल 19,000, भोपाल इंदौर मिला के 19,000 ही पेड़ लगाए। मेरी कल्पना थी 1 लाख पेड़ लगाने की, 1 लाख पेड़ लगाने की परिकल्पना, लगाने की नहीं, उसको जिंदा रखने की। लगाना अच्छी बात है, इस पर ताली बजाइए कि पौधा लगाना आसान है, उसको बनाए रखना, उसे बड़ा करना और जिंदा रखना, ये बड़ी बात है। जैसे कि मैंने कुछ छोटे छोटे किए, जैसे सकारात्मक सोच से किया, जितनी शाखा उतने पेड़। वहाँ मैंने 1740 पेड़ लगाए हैं, और 1 पेड़ भी कम नहीं होगा, आप 2 साल बाद। उसी तरह का इंगेजमेंट ही किया। मेरी बात जरूर चल रही है गवर्नमेंट से, यद्यपि इस फोरम नहीं है बोलने का। मैं 100 हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ, 100 हेक्टेयर में पेड़ लगाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो घेरा नहीं रहेगा तो कैसे बचाएंगे, वो अपने को सोचना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पानी मैं मानता हूँ। तो आप देखिएगा, आप कलियासोत डैम के पास अगर कोई भी यहाँ जाएगा जो घूमने जाता है, उसमें बोर्ड लिखे गए हैं, उसमें ओरिजिनल बोर्ड लिखे गए हैं। मैंने ओरिजिनल इसलिए लिखा कि लोगों को अट्रैक्ट करे, और काफ़ी घटा है। पहली बार में जैसे 250 kg निकला था। जैसे मान लीजिए आप वन विहार, यहाँ के लोग गए होंगे, वन विहार में आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल स्टेट बैंक ने दिया। हमने डस्टबिन लगाए, मेरा इवन केरवा डैम है, वहाँ मैंने अभी डस्टबिन लगाया। मैंने साइक्लोथन कराया। देखिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, हर तरह से आपको आगे बढ़ना होगा। भोपाल में 200 साइकिल का कोई भी व्यक्ति ने, कोई भी संस्था ने नहीं कराया था। 200 साइकिल का साइक्लोथन, हाफ मैराथन कराया। सब में जो चिप के साथ करवाया, जो कि रेयर था भोपाल में, मैंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ। तो कुछ चीज़ें करने, ये आपको लॉन्ग टर्म, फिर यहाँ से मैं बिलासपुर ले गया। तो आपको लॉन्ग टर्म जो आप बात कर रहे हैं ना, कोई भी CSR लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा तो इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मैं दूसरी संस्था की बात, जैसे वेदांता है, वेदांता का मैंने देखा, मेरा चूंकि बेटा स्टडी किया है, तो उन्होंने लंबे समय तक 50-50 करोड़ देते हैं उनको। उन लोगों को 2% होता है, कंपनी वाले सारे जानते होंगे। तो आपको लगना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, रिजल्ट 0 होगा, और अल्टीमेटली हम 9 दिन चले और 2.5 कोस, और जो समाज के हर वर्ग को आप चाहते हो कि उसमें बड़ा परिवर्तन आए, क्योंकि परिवर्तन अगर हम लोग अच्छे पोजीशन में हैं तो हम लोग का कर्तव्य भी बनता है किसी ना किसी रूप में हर वर्ग के लिए कुछ काम करें, और उसमें एक सामाजिक परिवर्तन आए, क्योंकि यही वर्ग आगे हमको सस्टेन करेगा, मेरे बिजनेस को भी और मेरे एक्टिविटी को भी। ठीक, गौरव जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। सर, होम्योपैथी और एलोपैथी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और एक जो सवाल रसिका पूछ रही थी, वो सवाल, यूथ जो अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, शुरुआत में तो एक दिन में तो मानसरोवर ग्रुप भी नहीं खड़ा हुआ होगा ऑब्वियसली, लेकिन जो अपना स्टार्टअप करने जा रहे हैं, उनको आप क्या राय देंगे, उनको आप क्या टिप्स देंगे? वेरी ट्रू, रोम वॉज नेवर मेड इन अ डे। हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि यूथ के पास आइडियाज़ नहीं हैं या उनको ब्रेक मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। समस्या ये है कि ब्रेक मिलने के बाद वो उसका क्या करते हैं। जो मैं आपको कह रहा था अकाउंटेबिलिटी वाली बात मैं आपको बता रहा था अभी, क्या वो अपना ब्रेक या अपनी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उसके प्रति अकाउंटेबल हैं, क्या उसके प्रति जिम्मेदार हैं? कई बार हम अपॉर्चुनिटी को तो परस्यू करते हैं, पर अपॉर्चुनिटी हाथ लगने के बाद हम उसको परस्यू करना छोड़ देते हैं, हम डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ यंग एंटरप्रेन्योर, हमारे पास एक्सपीरियंस की भी कमी है, हमारे पास ओरिएंटेशन की भी कहीं ना कहीं कमी है, पर इम्पॉर्टेंट जो 2 चीज़ें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है, एक है हमारी एनर्जी और दूसरा है हमारा विल पावर। क्योंकि जो रिस्क एक यंग एंटरप्रेन्योर ले सकता है वो शायद एक एजेड व्यक्ति जिसके पास जीवन का एक्सपीरियंस है वो नहीं ले सकता।
और एनर्जी तो ऑब्वियसली हमारी, क्योंकि हम यंग हैं तो ज़्यादा रहती है। जो दो चीज़ें हमको ऐड करनी है उसमें, एक है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी हमको उसमें ऐड करनी है, और दूसरी बात है कि बोर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सोल्यूशन पे फोकस करने का प्रयास करना है। ठीक, हल जब चलेगा तो फसल उगेगी, इसलिए हल इम्पॉर्टेंट है, समाधान इम्पॉर्टेंट है, हल इम्पॉर्टेंट है, उस पर गौर करिए। बहुत धन्यवाद है आपका चंद्रभान सर, बहुत थैंक यू आपका। संजय सर आपके बहुत शुक्रिया, और गौरव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रसिका, और ताली बजाइए इस पैनल के लिए, बढ़िया, ये एक अलग था, बहुत बहुत शुक्रिया आप नौकरी से लोगों अलग। का। तो चलिए